सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट में जब हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं तो उसकी वजह से कैपेसिटर के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाती है और उस एनर्जी की वजह से जो इक्विपमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा देर के लिए चालू रहता है, राइट। तो बेसिकली कैपेसिटर का यूज़ हम लोग एनर्जी को स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है। और पिछली वीडियो तक हम लोगों ने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम जानना चाहते हैं कि एक कैपेसिटर के अंदर हम लोग कैसे एनर्जी स्टोर करते हैं और कितनी एनर्जी स्टोर करते हैं। मतलब कोई फॉर्मूला है जिससे हम लोग कैपेसिटर की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकें? तो मैं कहूँगा बिल्कुल है। तो पहले तो हम लोग ये सीखेंगे सिंपल तरीके से कि एक कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। अब दोनों की दोनों कंडक्टर होती है, एक है कंडक्टर 1, दूसरा है कंडक्टर 2। अब होता यह है कि एक प्लेट में जब चार्ज इकट्ठा होता है, मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में भी जा सकता है या हम एक्सटर्नली भी डाल सकते हैं, राइट। कोई भी तरीका हो सकता है। अगर आपकी बुक में देखोगे तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज जाता है। तो मान लो कि दूसरे कंडक्टर से पहले कंडक्टर में एक चार्ज चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसको यहाँ पर तो कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधे सीधे चार्ज इसके अंदर हम लोगों ने दे दिया। लेकिन जब दूसरा चार्ज इसके अंदर जाएगा तो पहला वाला चार्ज इस दूसरे वाले चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि ये सेम चार्जेस है, राइट। तो इनके बीच में रिपल्शन चालू होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस प्लेट के ऊपर चार्ज जाए, तो हम लोग इसके ऊपर एक्सटर्नली वर्क करेंगे। तो इसका मतलब दूसरा चार्ज डालने के लिए हमने थोड़ा सा वर्क इसके ऊपर किया। इसी तरीके से तीसरा आएगा तो इस बार हमें वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि दो चार्जेस है रिपेल करने के लिए। तो हम लोगों ने तीसरा चार्ज डाला। इस तरीके से पूरा हम लोगों ने इसको फिल कर दिया। अब इस तरफ अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इस तरफ आपका नेगेटिव चार्ज होगा, आपको पता है, राइट। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने जो टोटल वर्क इसके ऊपर किया है W, ठीक है, वो ही इसके अंदर एज ए एनर्जी सेव होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस वर्क डन को कैलकुलेट करना है। तो ये वर्क डन हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से समझिए कि जब हमने इसके अंदर पहला चार्ज डाला तो इसके अंदर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। मतलब इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। फिर थोड़ा और चार्ज डाला तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। फिर जब हम लोग आखिर तक पहुंचे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V हो गई, मान लो कि V हो गई, ठीक है। और टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई? Q हो गई, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी चार्ज पे किया जाने वाला वर्क, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू में वर्क अपॉन में चार्ज है। अब हमें निकालना क्या है? वर्क निकालना है। तो वर्क इज इक्वल्स टू में चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि W इज इक्वल्स टू में QV। इसका मतलब W इज इक्वल्स टू में QV वो वर्क है जो कि फाइनल वर्क होगा इस पूरे कंडक्टर के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल चार्ज की वैल्यू Q है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V है। तो ये टोटल वर्क है, फाइनल वर्क है, राइट। ये बात आप समझिए। जब शुरुआत में इसके ऊपर पहला चार्ज डाला गया था तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 0 था। जैसे जैसे चार्ज बढ़ा वैसे वैसे ही तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ी। तो उस समय जो वर्क था, वर्क इज इक्वल्स टू में चार्ज था Q, यानी कि Q1 कह सकते हो, जो शुरुआत में हम लोगों ने इसमें डाला था, और पोटेंशियल डिफरेंस था 0। तो इसका मतलब इनिशियल वर्क था 0। फिर से समझ लीजिए, जब पहला चार्ज हमने इसके अंदर डाला था तब तो हमें किसी तरीके का कोई रिपल्शन नहीं था ना, तब तो सीधे सीधे चार्ज इसके अंदर चला गया। दूसरा चार्ज जब डाला तब जाके रिपल्शन शुरू हुआ, क्योंकि पहले से ये मौजूद था यहाँ पे, राइट। तो शुरुआत में वर्क था 0 और फाइनल वर्क था कितना? W इज इक्वल्स टू में QV। अब दोनों का एवरेज निकाल लो। तो एवरेज आप कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ दोगे, यानी कि टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू में 0 प्लस QV अपॉन में 2, और इसका मतलब वैल्यू निकलेगी हाफ QV, यानी कि इतना वर्क डन एवरेजली हुआ है। और आपको पता है वर्क जो होता है वो एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, तो आप इसको U इज इक्वल्स टू में 1/2 QV लिख सकते हो। मतलब इतनी एनर्जी इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगी। अब ये जो एनर्जी है वो स्टोर कहाँ रहती है? वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर रहती है जो इन दो चार्जेस के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में बनती है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में जो फील्ड बनती है, इसी में ये एनर्जी स्टोर रहती है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है कि आप एनर्जी को कैसे इसके अंदर स्टोर करते हो। लेकिन जब आपको दिखाना हो ये चीज़ कि भाई आप लिख के दिखाओ किसी को कि कैसे हुआ है ये, तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे। इसको आपको थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, राइट।
तो आप इसको बुक के तरीके से कुछ इस तरीके से करोगे कि दो कंडक्टर्स आपके पास हैं। शुरुआत में एक छोटा सा चार्ज Q या फिर DQ, छोटा सा चार्ज है, वो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में गया है, राइट। उस वक्त इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आया है dV, राइट। तो ऐसे में जो dW यानी कि छोटा सा वर्क डन इसके ऊपर हमने किया है वो है Q मल्टीप्लाई बाय dV, ठीक है। अब ये तो हो जाता है एक छोटे से हिस्से के लिए, एक छोटे से चार्ज के लिए। अब जब पूरा चार्ज इसके अंदर जाएगा तो वो इससे छोटे छोटे हिस्सों में जाएगा, यानी कि क्यू डी वी करके जाएगा। समझ रहे हो आप लोग कि हम छोटा सा हिस्सा निकालते हैं फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन में dW इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन में क्यू डी वी, और इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से शुरू होगी और V तक जाएगी। यानी कि जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो होगा V, और जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा, राइट। अब देखिए इस Q की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, C मल्टीप्लाई बाय V। C क्या है, कैपेसिटेंस है, हम लोग पहले इस फॉर्मूले को सीख चुके हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस Q की जगह CV की वैल्यू रख देंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि जो C है कैपेसिटेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, K मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आपकी जो परमिटिविटी है मल्टीप्लाई बाय एरिया अपॉन में D होता है। ये जो K है वो कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट है, ठीक है, A भी कांस्टेंट है, एरिया और D भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। यानी कि W इज इक्वल्स टू में C इंटीग्रेशन में होगा V dV, और जो लिमिट होगी वो 0 से V होगी, ठीक है। अब V dV का क्या होता है इंटीग्रेशन, V स्क्वायर अपॉन में 2, तो W इज इक्वल्स टू में 1/2 CV स्क्वायर, जिसको आप लोग एनर्जी के रूप में लिख सकते हो, यानी कि U इज इक्वल्स टू में 1/2 CV स्क्वायर, राइट। तो मतलब इतनी एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर होगी। अब देखिए इस पहले वाले फॉर्मूले में और इसमें कोई फर्क नहीं है। पूछिए कैसे, बहुत सिंपल है, हमें पता है Q इज इक्वल्स टू में CV होता है ना, तो इस C की जगह वैल्यू रख दीजिए Q अपॉन में V। जब Q अपॉन में V की वैल्यू रखोगे तो V से V कैंसिल आउट होगा और वैल्यू वही निकल के आएगी, U इज इक्वल्स टू में 1/2 आपकी QV, जो कि पहले निकली थी। देखिए फ़र्क ये है कि वो Q और V के टर्म में था और ये C और V के टर्म में। तो देखिए C और V के टर्म में मिल गया, Q और V के टर्म में मिल गया, तो क्या हमें ये Q और C के टर्म में भी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ से आप लोग V की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि Q इक्वल्स टू में CV होता है, तो V इक्वल्स टू में क्या होगा, Q अपॉन में C। तो इस V की वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो वैल्यू आप रखोगे तो V इक्वल्स टू में 1/2 C मल्टीप्लाई बाय Q स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर, C से C कैंसिल आउट हो जाता है, तो वैल्यू निकलती है U इज इक्वल्स टू में 1/2 Q स्क्वायर अपॉन में C। तो देखिए 3 फॉर्मूलाज निकल के आए हैं। पहला फॉर्मूला क्या था, Q और V के टर्म में था, दूसरा वाला C और V के टर्म में था, और तीसरा वाला Q और C के टर्म में था। अब देखिए ये फॉर्मूलाज आप लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हो। किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको मान लो Q की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है, फिर आपसे एनर्जी पूछ रहा है, तो आप ये तीसरा वाला लगा सकते हो। किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको C की वैल्यू दे रखी है, V की वैल्यू दे रखी है, तो आप लोग इस दूसरे वाले फॉर्मूले से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो ये तीनों फॉर्मूलाज आपके सहूलियत के लिए बनते हैं। तो कुल मिला के इतनी एनर्जी जो होती है एक कैपेसिटर में सेव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी सेव होती है, ठीक है। अब आने वाली वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे कैपेसिटर्स का तब क्या होगा। सो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हमारे घर की एक इलेक्ट्रिक मोटर जिससे हम पानी खींचते थे वो ख़राब हो गई, तो उसको सही करवाने के लिए हमने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, और इलेक्ट्रिशियन ने हमें बताया कि इस मोटर का जो कैपेसिटर है जो कि यहाँ होता है वो जल गया है, तो इसी की कैपेसिटेंस के बराबर का एक दूसरा कैपेसिटर लेके आओ, राइट। और उसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने 3-4 कैपेसिटर्स अपने बैग से निकाले और उनको एक कॉम्बिनेशन में लगा के उस जगह पे कनेक्ट किया, और ये बताया कि हाँ इतनी ही कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हमें चाहिए। तो उस कॉम्बिनेशन को देख के मुझे कुछ याद आया कि हमारी 12th क्लास में भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर में, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आज हम लोग जानना चाहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है और बेसिकली वो कितने टाइप का होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि आप एक दुकान पे गए हैं और दुकानदार को आपको 100 रुपये देने हैं, लेकिन आपके पास 100 का नोट है नहीं, आपके पास चेंज है।
तो आप क्या करोगे, दो 10 के, एक 20 का, दो 5 के, एक 50 का दे के 100 रुपये पूरे कर दोगे, राइट। वही चीज़ इलेक्ट्रिशियन ने भी की थी कि अलग अलग कैपेसिटर को जोड़ के टोटल अमाउंट पूरा कर दिया जाए, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस को पूरा कर दिया जाए। तो अब सवाल ये है कि ये कॉम्बिनेशन होता कैसे है। तो देखिए, ये कॉम्बिनेशन मेनली दो तरीके से होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि एक कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। देखिए, हमारे पास एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, दोनों कंडक्टर होती हैं, ठीक है, फर्स्ट कंडक्टर सेकंड कंडक्टर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर एक बैटरी जोड़ते हैं। उस समय हम बैटरी लेते हैं कुछ इस तरीके की, जहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है, जिसको आप एक सिंपल सेल भी कह सकते हो। अब बैटरी का माइनस वाला पार्ट इस प्लेट से जुड़ता है और पॉजिटिव वाला पार्ट इस प्लेट से जुड़ता है, और हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे तो इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी इकट्ठा हो जाएगा, तो दोनों के बीच में एक फील्ड बन जाएगी और आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। इसे आप कहते हो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। अब आप करोगे क्या कि इस कैपेसिटर को किसी इक्विपमेंट जैसे कि बल्ब से जोड़ दोगे और उसकी एनर्जी की वजह से जो आपका बल्ब है वो थोड़ी देर के लिए ग्लो कर जाएगा। जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन खत्म होंगे, यानी कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चले जाएंगे, वैसे ही आपका इक्विपमेंट यानी कि बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। अब हमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फंडा समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि दो कैपेसिटर्स को ऐसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे कंबाइन करेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आपके चार्ज जाएंगे, यानी कि जो आपका करंट बहेगा, तो उसे दोनों कैपेसिटर्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो इस पहले कॉम्बिनेशन में हम पहले एक कैपेसिटर हमने ले लिया, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर हमने ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी। आप लोग देख सकते हो कि पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से हम लोगों ने कनेक्ट किया है, ठीक है। उसके अलावा पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट इस पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट इस नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब अगर इस सर्किट में करंट जाएगा तो जैसे मान लो कि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इस दूसरे कैपेसिटर को पहले इसको चार्ज करना पड़ेगा, फिर वो पहले को चार्ज करेगा, फिर वो जाके इस पॉजिटिव के अंदर क्या करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आया है तो उसी के साथ साथ जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो उस हिसाब से ये करंट पहले इस पहले कैपेसिटर को क्रॉस करेगा, फिर दूसरे कैपेसिटर को क्रॉस करेगा, उसके बाद जाकर के ये इस नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप कह सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन, जहाँ पे दोनों कैपेसिटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहचान ये है कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटर्स की सिर्फ एक एक प्लेट ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरी प्लेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, राइट। ये एक पहचान है सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सिंपली आप इसका एक सिंबल बना सकते हो कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आप देख सकते हो कि दो प्लेट्स कनेक्टेड हैं, बाकी दो नहीं हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊँ कि जब करंट पास हो तो वो सीधे दोनों कैपेसिटर से ना निकल के सिर्फ एक कैपेसिटर से निकले, फिर दूसरे कैपेसिटर से निकले, राइट, एक साथ नहीं निकले। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा कि दो कैपेसिटर्स लूँगा जो कि मैंने ऊपर नीचे लगाए हैं, और यहाँ पर पॉइंट बनाया है ए और यहाँ पर पॉइंट बनाया है बी, ठीक है। अब होगा क्या कि जब इस ए से इस बी तक करंट जाना होगा तो वो इस पहले कैपेसिटर से होके गुजरेगा और फिर वो बी तक पहुँच जाएगा। फिर अगर उसको बी से ए तक दोबारा आना होगा तो इस बार वो दूसरे कैपेसिटर को क्रॉस करके आएगा। आप इस सिचुएशन को समझिए कि करंट को जाने के लिए इस बार उसने सिर्फ पहले एक कैपेसिटर को क्रॉस किया, फिर दूसरे पाथ में वापस आने के लिए दूसरे कैपेसिटर को क्रॉस किया। पहले वाले में क्या हो रहा था कि करंट को लगातार दोनों को क्रॉस करना था, लेकिन यहाँ पर एक एक करके, राइट। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, आप देख सकते हो कि कैपेसिटर 1 की फर्स्ट प्लेट कैपेसिटर सेकंड की फर्स्ट प्लेट से जुड़ी हुई है और कैपेसिटर 1 की सेकंड प्लेट कैपेसिटर सेकंड की सेकंड प्लेट से जुड़ी हुई है, यानी कि यहाँ पर दोनों प्लेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ पे सिर्फ एक एक प्लेट ही कनेक्टेड थी। तो इस कॉम्बिनेशन को कहोगे आप द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, राइट। अब ये तो हो गई देखो सिंपल बात, यहाँ पर दो ही कैपेसिटर्स थे, लेकिन अगर मान लो कि इस बार सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए, यानी कि कुछ इस तरीके से सर्किट आपके सामने आ जाए,
तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि आपके सामने 4 कैपेसिटर्स है, C1 C2 C3 C4, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटेंस भी है। इसमें आप सीधे सीधे बता सकते हो कि ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं। तो इसमें पैरेलल कौन कौन है? ये वाला जो पहला ग्रुप है ये वाले दूसरे ग्रुप के पैरेलल है। देखिए इसको ज़रा गौर से समझिए कि इस पहले ग्रुप की ये जो पहली प्लेट है इस दूसरे ग्रुप की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। इस पहले ग्रुप की ये जो दूसरी प्लेट है इस दूसरे ग्रुप की इस दूसरी प्लेट से जुड़ी हुई है। ठीक है, याद रखिए कि ये दोनों मिलके इसके पैरेलल नहीं हो सकते। समझ रहे हैं आप लोग कि भाई अगर ये इस तरीके से होता, यहाँ पर 3 ही कैपेसिटर होते, तब हम कह सकते थे कि ये ग्रुप इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के पैरेलल चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये वाला भी ऑलरेडी है यहाँ पे कैपेसिटर, तो हम क्या कहेंगे कि ये ग्रुप इस ग्रुप के पैरेलल है। याद रखना कि मैंने आपको बता दिया है कि सीरीज में सिर्फ एक प्लेट दूसरी प्लेट से कनेक्टेड होती है, लेकिन पैरेलल के अंदर क्या होता है कि दोनों प्लेट्स दोनों प्लेट से कनेक्टेड होती हैं। राइट, तो इस पहचान को याद रखते हुए आप किसी भी कॉम्बिनेशन में बता सकते हो कि कौन किसके पैरेलल चल रहा है और कौन किसके सीरीज में चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीरीज और पैरेलल की पहचान करते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं और हम उन्हें कैसे पहचानते हैं। अब हमारा काम ये है कि हम एक एक करके पहले सीरीज़ को लें, फिर पैरेलल को लें और हम ये बताएं कि दोनों कॉम्बिनेशंस में कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं द सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में, जहां हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे और ये देखेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ता है और उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। राइट, तो मान लीजिए कि आपके पास 3 कैपेसिटर्स है जिनको हम लोग कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे है पॉइंट ए और यहाँ पे है पॉइंट बी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले कैपेसिटर की प्लेट जो है वो दूसरे से जुड़ी है और दूसरे की प्लेट तीसरे से जुड़ी हुई है, और हमने इसे एक बैटरी से जोड़ रखा है कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब अगर चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो डेफिनेटली ये तीनों कैपेसिटर से क्रॉस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू होगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब भी चार्ज प्लेट पे इकट्ठा होता है तो एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहला चार्ज तो आप भेज दोगे, लेकिन दूसरे चार्ज से आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा रिपल्शन फोर्स की वजह से। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद आपका ये जो पहली प्लेट है इस पे क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है वो जमा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जब एक मेटल बॉल के पास आप एक चार्ज रॉड लेके जाते हो तो क्या होता है। मान लो कि इस चार्ज रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बॉल के जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होके इस तरफ आ जाते हैं और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल होके दूसरी तरफ चले जाते हैं। राइट, तो ये जो न्यूट्रल बॉल था अब चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे कैपेसिटर के साथ भी होती है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा कि ये प्लेट के नेगेटिव चार्ज को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को दूर भेज देगा, यानी कि रिपेल कर देगा। तो इसकी वजह से ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। सेम चीज़ आगे वाली प्लेट में होगी तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इससे क्या हुआ कि एक प्लेट से पूरा का पूरा जो आपका कैपेसिटर का ग्रुप है सारा का सारा चार्ज हो गया। अब यहाँ पे जो पहली ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि शुरुआत में इस प्लेट पे जितना पॉजिटिव क्यू चार्ज इकट्ठा हुआ था उतना ही नेगेटिव क्यू चार्ज इस दूसरी प्लेट पर जमा होगा। भाई सोचने वाली बात है कि जितना चार्ज ये खुद होगा उतने ही चार्ज को तो ये अट्रैक्ट करेगा ना, कोई ज़्यादा चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा नहीं। ठीक है, तो मतलब जितना इसके ऊपर प्लस क्यू है उतना ही इसके ऊपर माइनस क्यू है। इसी के हिसाब से इस पे उतना ही प्लस क्यू होगा और यहाँ पे उतना ही माइनस क्यू होगा, और यहाँ पर भी उतना ही प्लस क्यू होगा और यहाँ पे उतना ही माइनस क्यू होगा। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों के तीनों कैपेसिटर्स पर एक ही चार्ज क्यू होगा। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसके ऊपर चार्ज तो सेम होगा, लेकिन क्या इसके ऊपर वर्क भी सेम होगा? ज़रा सोच के देखिए। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि तीनों कैपेसिटर्स अलग अलग कैपेसिटेंस के हों। राइट, तो ऐसी सिचुएशन में उनके ऊपर अलग अलग वर्क करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हर कैपेसिटर पे अलग अलग वर्क करना पड़ेगा, W1 W2 W3। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस नापने जाओगे तो V इज इक्वल्स टू में क्या होता है,
वर्क अपॉन में चार्ज, यानी कि एक पर्टिकुलर चार्ज पे किया जाने वाला वर्क उसका पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन हमें पता है कि हर कैपेसिटर पे अलग अलग वर्क करना पड़ रहा है, W1 W2 W3, तो ऐसे में सबका पोटेंशियल भी अलग अलग ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब V1 इज इक्वल्स टू में W1 अपॉन में Q, V2 इज इक्वल्स टू में W2 अपॉन में Q, और V3 इज इक्वल्स टू में W3 अपॉन में Q। तो दो बातें आपको समझ में आ गई, यानी कि सबके ऊपर चार्ज तो सेम होगा लेकिन सब पे अलग अलग वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी अलग अलग कैपेसिटेंस हो सकती है और इसकी वजह से सबका पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये जो टोटल पोटेंशियल इस बैटरी से निकलेगा, तो क्या ये पोटेंशियल इक्वली डिवाइड हो सकता है इन तीनों के अंदर? तो देखिए, वो भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे। यानी कि जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अलग अलग है तो आप कह सकते हो कि पोटेंशियल भी अलग अलग हो सकता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि V इज इक्वल्स टू में क्या होता है, Q अपॉन में C। आपको पता है Q इज इक्वल्स टू में C भी होता है, तो उस फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाल लिया है। तो मान लो कि सभी कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग है, C1 है, C2 है, C3 है। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू Q अपॉन में C1 भी लिख सकते हो, V2 की वैल्यू Q अपॉन में C2 भी लिख सकते हो, और V3 की वैल्यू Q अपॉन में C3 भी लिख सकते हो। याद रखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ सेम है, वो है चार्ज। बाकी सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, वर्क डन अलग है। तो यहाँ से हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो अब हम जानना चाहते हैं कि तीनों कैपेसिटर्स को जोड़ने के बाद इनकी कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि A से B तक की पूरी कैपेसिटेंस हमें निकालनी है। ठीक है, तीनों की। तो हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू में V1 प्लस V2 प्लस V3 है, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ये है। तो हम क्या करेंगे कि इसको Q से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज तो सब पे बराबर ही है। तो V अपॉन में Q इज इक्वल्स टू में V1 अपॉन में Q प्लस V2 अपॉन में Q प्लस V3 अपॉन में Q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल्स टू में CV। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपको कहूँ कि C की वैल्यू निकालिए, तो C की वैल्यू आएगी Q अपॉन में V, राइट। और यहाँ पे अपने क्या किया है, V अपॉन में Q, यानी कि उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में C, V अपॉन में Q की जगह। ध्यान से सोच के देखिए, क्योंकि ये उल्टा है। ठीक है, तो 1 अपॉन में C इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स की टोटल कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। यानी कि अगर करंट को A से B तक जाना है तो वहाँ पर उसकी टोटल कैपेसिटेंस होगी, ये इस फॉर्मूले से निकलेगी, राइट। अब इसका एक एग्जांपल ले लें कि अगर मान लो कि पहले कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है C1 इज इक्वल्स टू में 3 है और दूसरे की 5 है, C2 इज इक्वल्स टू में 5। तो टोटल C निकालिए, तो 1 अपॉन में C इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 5। नीचे आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके सामने वैल्यू निकलेगी 1.8, राइट। तो आप ध्यान दीजिए कि पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी 3 और दूसरे की थी 5, लेकिन टोटल कितने निकल के आई, 1.8। तो जब भी आप कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे तो अल्टीमेटली फाइनल कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ जो है कई जगह पे पूछ ली जाती है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर जोड़े जाते हैं तो अल्टीमेटली कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, वो कम होती है या बढ़ती है, राइट। तो ऐसे में दो कैपेसिटर्स के लिए एक ट्रिक फॉर्मूला भी आप लोग बना सकते हो। यानी कि अगर मान लो कि आपको कहे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और आपको क्वेश्चन में भी दो कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो एक क्विक फॉर्मूला आप ऐसे बना सकते हो कि 1 अपॉन में CE, जहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये, 1 अपॉन में CE इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2। तो 1 अपॉन में CE इज इक्वल्स टू में नीचे आएगा C1 C2 और ऊपर होगा C2 प्लस C1, और टोटल CE इज इक्वल्स टू में C1 C2 अपॉन में C2 प्लस C1। तो दो कैपेसिटर्स के लिए ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको दो कैपेसिटेंस दे दिया 3 और 5, राइट, तो ऐसे में आप लोग 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि 15, नीचे 3 और 5 को जोड़ दोगे यानी कि 8, और जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 1.8। तो आपको सीधे सीधे इस फॉर्मूले से दो कैपेसिटर के लिए वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए, इसके अंदर एक कमाल की बात यह भी है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स जोड़े जाते हैं तो जो सबसे कम जिसकी कैपेसिटेंस होती है, जिस कैपेसिटर की, हमेशा जो वैल्यू निकल के आएगी वो उससे कम निकल के आएगी।
सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लो कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 3 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं, C1 की वैल्यू है 30, C2 की वैल्यू है 15 और C3 की वैल्यू है 5। तो टोटल कैपेसिटेंस निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे? 1 में CE इज इक्वल्स टू में 1 में 30 प्लस 1 में 15 प्लस 1 में 5। यहाँ पे नीचे आएगा 30 और ऊपर आएगा 1 + 2 + 6, यानी कि 1 में CE इज इक्वल्स टू में 9 में 30 और CE इज इक्वल्स टू में 30 में 9। जब आप इसको डिवाइड दोगे तो वैल्यू निकलेगी 3.33। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी कैपेसिटेंस थी 5, हमेशा उससे ही वैल्यू कम निकल के आई है 3.33, राइट। तो ऐसे में आपको जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर देगा और बोलेगा कि ये कैपेसिटेंस है, तो याद रखना कि अल्टीमेट जो कैपेसिटेंस निकल के आएगी वो सबसे कम वाली से कम ही होगी। यानी कि यहाँ पे सबसे कम वाली 5 है, उससे कम ही निकल के आएगी। तो ये एक ट्रिक है इजीली पहचानने की कि आपका आंसर सही निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या चीज़ें मिल गई? यहाँ पे आपको टोटल पोटेंशियल निकालना सीख लिया आप लोगों ने कि भाई V इज इक्वल टू में V1 + V2 + V3। एक फॉर्मूला ये वर्क वाला भी था, राइट, और एक ये फॉर्मूला जो है आपका कैपेसिटेंस वाला भी है। तो अब आपको कुछ भी दे सकता है, V की वैल्यू दे सकता है या फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू दे सकता है और तीसरे की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। चिंता की कोई बात नहीं है, हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर समझ में आया होगा, इसका फॉर्मूला समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। यानी कि हम 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल रखेंगे कुछ इस तरीके से और उसे जोड़ देंगे एक बैटरी से, ठीक है, जिसका टोटल पोटेंशियल है V और सभी कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जब मैं इस कैपेसिटर्स को चार्ज करता हूँ तो उसके चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और लास्टली हमें उसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह देख सकते हो कि 2 पॉइंट्स हैं, A और दूसरा है B, और ये जो आपने बैटरी इसके अंदर जोड़ी है, इसमें यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक एक करके इन सभी प्लेट से जुड़ा हुआ है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो भी एक एक करके इन सभी वाली प्लेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जो टोटल पोटेंशियल निकल रहा है वो है V। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं इन कैपेसिटर्स को चार्ज करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा? तो ऐसी सिचुएशन में इस पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलेगा और यहाँ पे A पॉइंट पे पहुँचेगा, लेकिन यहाँ से इसके पास 3 रास्ते होंगे जाने के लिए। एक सबसे ऊपर वाला है, एक बीच वाला है और एक ये नीचे वाला है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो चार्ज होगा वो बट जाएगा इन तीनों कैपेसिटर्स में अपनी अपनी कैपेसिटेंस के हिसाब से। याद रखिए, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है या कम है उस हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप कह सकते हो कि चार्ज Q1, Q2 और Q3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू में Q1 + Q2 + Q3, क्योंकि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है और फिर वो इन तीनों कैपेसिटर से होता हुआ इस B पॉइंट तक आएगा और इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। ये तो पहली बात हो जाती है चार्ज की। अब अगर हम लोग बात करें इसके पोटेंशियल डिफरेंस की, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर इसके कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज Q1 है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो V1 होगा, इसका होगा V2, इसका होगा V3। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू में CV, और V की अगर वैल्यू निकाले तो V इज इक्वल्स टू में Q/C। ठीक है, लेकिन चूंकि ये कैपेसिटर्स बैटरी से इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं, ज़रा ध्यान से देखिए कि ये अगर अब सबसे ऊपर वाले की बात करें तो सबसे ऊपर वाला कैपेसिटर इस बैटरी से सीधा सीधा कनेक्टेड है, वहीं बीच वाला भी सीधे सीधे कनेक्टेड है और ये तीसरा वाला भी सीधे सीधे कनेक्टेड है, राइट। तो सब में पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में सीरीज में क्या हो रहा था कि भाई तीनों आपस में कनेक्टेड थे, इसीलिए जो पोटेंशियल था वो बट रहा था। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल बटेगा नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल इंडिविजुअली सबके पास बराबर होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, चार्ज सबके पास सेम था, यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल सबके पास सेम है। ठीक है, तो यहाँ का टोटल पोटेंशियल होगा V। अब चूंकि हमारे पास चार्ज है, पोटेंशियल है, तो अब हमें निकालनी है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि हमें यही जानना होता है कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमने कैपेसिटर्स को लगाया है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू में CV। यहाँ से अगर हम C की वैल्यू निकालें Q/V, अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर टोटल चार्ज जो है वो कितना है, Q इज इक्वल्स टू में Q1 + Q2 + Q3।
इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम बोथ साइड्स को v से डिवाइड कर दें, यानी कि सबके अंदर पोटेंशियल तो वैसे भी सेम है, राइट, तो हम इसको v से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ। तो q अपॉन में v इज इक्वल्स टू में q1 अपॉन में v प्लस q2 अपॉन में v प्लस q3 अपॉन में v। अब ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है c इज इक्वल्स टू में qv, तो इसे हम c लिख सकते हैं q अपॉन में v को, इसको c1 प्लस c2 प्लस c3। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे आप लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, राइट। तो अगर हम एक एग्जांपल लें कि आपने 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, C1 की वैल्यू है 5, C2 की वैल्यू है 3 और C3 की वैल्यू है 7। तो अगर आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? CE इज इक्वल्स टू में 5 प्लस 3 प्लस 7, टोटल निकल के आएगी 15। यानी कि अल्टीमेटली इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आप जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को जोड़ते हो तो उसकी कैपेसिटेंस घटती है। ये फ़र्क है सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल गई, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू आप Q इज इक्वल्स टू में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करके निकाल सकते हो। वहीं आपको पता है कि सब पे पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम ही रहती है, राइट। और अगर आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है तो CE इज इक्वल्स टू में C1 प्लस C2 प्लस C3 करके निकाल सकते हो, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दे, पोटेंशियल की वैल्यू दे दे और ये कहे कि आप हर एक कैपेसिटर के ऊपर उसका चार्ज निकालिए, तो अब भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसका हम स्पेशल एक न्यूमेरिकल कराएंगे जिससे आपको इजी हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स, राइट। अब देखिए, इसको पहचान इस तरीके से कर सकते हो कि सीरीज़ में जो है वो आपकी कैपेसिटेंस घटती है, पैरेलल के अंदर बढ़ती है, ठीक है। अब ये फॉर्मूलाज आपको ज़्यादा से ज़्यादा तभी याद रहेंगे जब आप इसके न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैंने पहले भी कहा है, अब फिर से कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते ही इसलिए हैं ताकि आपको फॉर्मूलाज समझ में आ जाएं, आप उसका यूज़ करना सीख जाएं, तो आपको याद करने की मेहनत ना करनी पड़े। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हम कैपेसिटर्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो उनकी एनर्जी कितनी होती है, यानी कि उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। आपको याद ही है कि हम लोगों ने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है और उससे पहले हमने एक सिंपल कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है ये भी हमने पढ़ ली थी, राइट। तो आज हम बात करेंगे एक एक करके कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन लगाने पर कितनी एनर्जी होती है उसके अंदर और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाने पे कितनी एनर्जी होती है, राइट। तो सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है, राइट, जिनको A से B पॉइंट के बीच में जोड़ा गया है और साथ ही उनके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q Q Q है, यानी कि एक अमाउंट ऑफ चार्ज है। आपको पता है कि सीरीज़ के अंदर चार्ज सेम रहता है। नीचे बैटरी लगी हुई है जिसका टोटल पोटेंशियल है V, राइट। तो हमें ये जानना है कि इस टोटल कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो हमें पता है कि एक कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी होती है U इज इक्वल्स टू में 1/2 Q स्क्वायर अपॉन में C। अब अगर आपको जानना है कि ये एनर्जी की वैल्यू कहाँ से निकली है तो मैंने ये वीडियो बना रखी है, आप प्लीज़ जाके देख लीजिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, राइट। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C और उसके ऊपर चार्ज है Q, लेकिन यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स हैं, सबकी कैपेसिटेंस अलग अलग है C1 C2 C3, इसलिए सबकी एनर्जी भी अलग अलग होगी। यानी कि टोटल U इज इक्वल्स टू में U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 की जगह आप रखोगे 1/2 Q स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस 1/2 Q स्क्वायर अपॉन में C2 प्लस 1/2 Q स्क्वायर अपॉन में C3। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ कॉमन आ रहा है 1/2 Q स्क्वायर, जिसको हमने कॉमन लिया है, अंदर रह गया 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। आपको पता है कि सीरीज़ में इसी तरीके से कैपेसिटेंस निकाली जाती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मैं बता चुका हूँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, राइट। तो इसकी जगह आप लोग 1 अपॉन में CE रख सकते हो, तो U इज इक्वल टू में 1/2 Q स्क्वायर अपॉन में CE, राइट। तो अब देखिए, ये जो Q स्क्वायर है, ये जो Q है आपका, Q को आप लिख सकते हो CV, Q इज इक्वल टू में CV होता है, आपको पता होगा, राइट। तो आप इसकी जगह पे CV रख देंगे तो U इज इक्वल टू में 1/2 CE का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V का स्क्वायर अपॉन में CE। CE से CE कैंसिल आउट हो जाएगा तो U की वैल्यू निकलेगी 1/2 CE V स्क्वायर।
तो ये एनर्जी स्टोर होगी आपके सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, राइट। अब अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं जिनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है। इनकी कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है। ये A से B के बीच में कनेक्टेड हैं और नीचे बैटरी लगी हुई है जहाँ से V वोल्टेज जाता है, राइट। अब देखिए, हमें पता है कि एक कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है। एक कैपेसिटर की एनर्जी होती है 1/2 CV²। अब आप कहोगे अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने ये वैल्यू बताई थी, तो ये कैसे है। तो देखिए, इन दोनों के अंदर फ़र्क नहीं है, इन दोनों को ईजिली आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, इस Q की जगह CV की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर C² V² हो जाएगा। नीचे क्या रह जाएगा आपका, नीचे आपका C रह जाएगा। तो C से C जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू यही निकल के आएगी 1/2 CV²। ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो, नहीं तो कन्फ्यूज़न रहेगा। तो एक कैपेसिटर की एनर्जी ये है। तो यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स हैं। यहाँ पे पोटेंशियल तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही होता है, ठीक है। लेकिन कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसीलिए U1, U2, U3 करेंगे। U1 की जगह रखेंगे 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V² प्लस 1/2 C3 V², राइट। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 V² और अंदर रह जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। आपको याद होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं हम लोग इससे। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 को हम लिख सकते हैं CE। तो वैल्यू निकलेगी U = में 1/2 CeV², राइट। अब आप कहोगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी निकली थी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी निकली है वो बराबर है। तो बिल्कुल सही बात है, बराबर है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर जोड़े जाते हैं तो अल्टीमेटली CE की वैल्यू कम निकल के आती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा निकल के आती है। तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी कम स्टोर होती है और जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये हो जाती है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू, जो कि लगती सेम है लेकिन कैपेसिटेंस की वजह से होती अलग अलग है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी लॉस इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं कैपेसिटर्स का, हमें पता है सीरीज होता है या फिर पैरेलल होता है, तो ऐसी सिचुएशन में एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से हम जोड़ते हैं तो एक कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी होती है, दूसरे के पास कुछ एनर्जी होती है। तो दोनों को जोड़ने के बाद इनके अंदर एनर्जी का लॉस होता है या नहीं होता है, ये हमें पता करना है, राइट। कि भाई एनर्जी या तो बढ़ भी सकती है या फिर वो एनर्जी घट भी सकती है। और इसका ये जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप सिंपल अलजेब्रा की नॉलेज रखते हैं और एक एक स्टेप को आप समझेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास 2 कैपेसिटर्स है जिनकी 2 कैपेसिटेंस है C1 और C2, और इनके मान लीजिए कि 2 अलग अलग पोटेंशियल भी हैं V1 और V2, राइट। दोनों की अपनी अपनी एनर्जी होगी और दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया है। अब देखिए, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, तो किसी का पोटेंशियल ज़्यादा हो सकता है, किसी का पोटेंशियल कम हो सकता है। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पे आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल बराबर हो जाता है जोड़ने पर। तो ऐसे में कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हम निकालेंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए, शुरुआत में जब इन्हें जोड़ा जाएगा तो इनके पास अपनी अपनी एनर्जी होगी। तो हम क्या करेंगे कि शुरुआत में जो एनर्जी है दोनों की हम लोग इसको जोड़ देंगे, यानी कि U1 पहली बार जो एनर्जी पहले जो एनर्जी रही होगी U1 = में 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2², यानी कि ये वो एनर्जीज़ हैं जो शुरुआत में होंगी, राइट। अब क्या होगा कि जोड़ने के बाद कितनी एनर्जी होगी हमें ये पता करना है, ठीक है। तो जोड़ने के बाद U2 = में 1/2, दोनों की कैपेसिटेंस जुड़ेगी। हमें पता है CE की वैल्यू आती है, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा C1 प्लस C2 आएगा। फिर पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, लेकिन दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हम रखेंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, राइट। अब हमें पता है एनर्जी होती है 1/2 CeV², राइट। तो यहाँ पर इस पूरे V का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन से पहले U1 एनर्जी थी और कॉम्बिनेशन के बाद U2 एनर्जी है। अब हमें पता करना है कि एनर्जी का लॉस हुआ कि गेन हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस पहली एनर्जी में से इस दूसरी एनर्जी को माइनस कर देंगे। अब ज़रा ध्यान से सोचिए कि अगर पहली एनर्जी की वैल्यू दूसरी एनर्जी से ज़्यादा है तो वैल्यू पॉजिटिव में निकल के आएगी, राइट। यानी कि दूसरी एनर्जी कम है, यानी कि कुछ एनर्जी का लॉस हो गया है। वहीं अगर पहली एनर्जी में से दूसरी एनर्जी को माइनस करने पे वैल्यू अगर नेगेटिव निकल के आई तो इसका मतलब दूसरी एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि इसने एनर्जी का गेन कर लिया है। तो हमें पता करना है कि पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी वैल्यू, यानी कि एनर्जी लॉस होगा कि एनर्जी गेन होगा। तो यहाँ से छोटा सा डेरिवेशन है, ध्यान से देखिएगा। U1 माइनस U2 इज इक्वल्स टू में 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, ये तो U1 की वैल्यू है, माइनस में 1/2 C1 प्लस C2 और अंदर ब्रैकेट में C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, एक एनर्जी में से दूसरी को माइनस किया है। अब इन दोनों में जो कॉमन चीज़ आ रही है 1/2, उसको हम लोगों ने बाहर रख लिया है और अंदर रह गया है ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, यहाँ पर अंदर वाले ब्रैकेट में C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। अब देखिए, इसको मैंने क्या है ऊपर नीचे स्क्वायर में तोड़ा है, इस पूरे स्क्वायर को ऊपर नीचे वाले स्क्वायर में तोड़ दिया है। यहाँ पे C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर बचेगा यहाँ पर C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। अब देखिए यहाँ पर C1 प्लस C2 का हम लोग ले लेंगे LCM, राइट। यहाँ पर LCM ले सकते हैं हम लोग, तो इस तरीके से लिखेंगे कुछ 1/2, अंदर बचेगा C1 प्लस C2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे C1V1 का होल स्क्वायर प्लस C2V2 का होल स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। देखिए ध्यान से देखिए कि मैंने LCM लिया है और इस C1 प्लस C2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया है, इतना सा काम किया है मैंने। अब देखिए हम क्या करेंगे कि पहले तो इस C1 प्लस C2 को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, और फिर ये जो C1 है पहले इसको इससे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर C2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। बाहर आ जाएगा 1/2 C1 प्लस C2, अंदर रहेगा C1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, राइट। इसको C1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब C2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा है, तो हम लोग ब्रैकेट में A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, यानी कि C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2। देखिए कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ A प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, राइट। अब क्या करेंगे कि इस वाले माइनस को अंदर खोल देंगे, यानी कि इस वाले ब्रैकेट को हम लोग खोल देंगे। तो ये हिस्सा तो ऐसे का ऐसा ही लिखा है, यहाँ पे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का हो जाएगा माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2, राइट। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का है, दोनों कट गए। बचा क्या, 3 टर्म बचे, ये वाला और ये वाला। तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/2, यहाँ पे C1 प्लस C2 नीचे आएगा और अंदर आएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2। अब देखिए इन तीनों टर्म्स में C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, यानी कि बाहर आ जाएगा 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, राइट। और अंदर क्या रहेगा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2, राइट। C1 C2 कॉमन आने के बाद यही बचेगा। अब ज़रा गौर से देखिए, ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं ये फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में आएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये निकलेगी U1 माइनस U2 की वैल्यू, यानी कि ये वो एनर्जी निकलेगी। अब ये एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पे C1 की वैल्यू है, C2 की वैल्यू है, नीचे C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू सब पॉजिटिव में है,
ठीक है। अब मान लो कि ये V1 और V2 की में कोई भी वैल्यू बड़ी हो सकती है, V2 की बड़ी हो सकती है, लेकिन जब उसका स्क्वायर होगा तो वो अल्टीमेटली पॉजिटिव निकल के आने वाली है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव निकल के आई है। इसका मतलब पहली एनर्जी में से दूसरी एनर्जी जब हमने माइनस की तो कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, राइट, कम एनर्जी बची, ठीक है, पहली बड़ी है दूसरी छोटी है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू निकल के आई है, तो कुछ एनर्जी जो है लॉस हो गई जब हमने दो कैपेसिटर्स को जोड़ा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ टूट गया कि जितनी एनर्जी होती है उतनी एनर्जी नहीं हुई, वो एनर्जी हीट के रूप में निकल गई और अब वो कैपेसिटर के किसी काम की नहीं है। आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम लोग जलाते हैं यानी कि ऑन करते हैं तो क्या होता है कि कुछ हीट एनर्जी निकलती है बाहर, राइट, तो वो एनर्जी लॉस है एक तरीके का। तो देखिए ये था एनर्जी लॉस को कैलकुलेट करने का डेरिवेशन, आई होप आपको समझ में आया हो। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पहले हमने पहली एनर्जी निकाली फिर दूसरी निकाली, दोनों को माइनस किया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया और a + b का होल स्क्वायर खोला, फिर जो चीज़ें कैंसिल आउट हुई, जो चीज़ें कॉमन आई उनको ले लिया और ये वैल्यू निकल के आई। अब ज़रा अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1/2 CE और v का स्क्वायर ये वही एनर्जी है जो एनर्जी हमने शुरुआत में कैलकुलेट की थी ना कि भाई 1/2 CE v का स्क्वायर, तो ये वही है, बस थोड़ा सा फ़र्क ये आ गया है कि फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, राइट, तो ये है वो एनर्जी लॉस। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, ये डेरिवेशन समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।